नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका शारदा क्लासेस सीकर पर। सीटीआई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 16 और 17 सितंबर को एग्ज़ाम है। इसमें हमें पता है कि 75% टेक्निकल आता है और 25% नॉन टेक्निकल आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के टेक्निकल के हम क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स है वो लो वोल्टेज पे काम करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास निम्न। प्रयुक्त वोल्टेज का मान होता है लो। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लो वोल्टेज पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पैरों के रक्षण का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है। अवरोध, एस्बेस्टॉस सुरक्षा बूट, एंटी स्टैटिक फुटवेयर, बम्प कैंप। तो ये जो बम्प कैंप है ये पैरों की सुरक्षा के लिए काम में नहीं लिया जाता है, बाकी तीनों ही पैरों की सुरक्षा के लिए काम में लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त अवयव हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से अवयव हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोध, दूसरा दे रखा है संधारित्र, तीसरा है प्रेरक। उपरोक्त सभी प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों के तीनों ही हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेनी को निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो सोल्डरिंग का ज्ञान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का ज्ञान होना चाहिए, विद्युत लाइन से सुरक्षा का ज्ञान होना चाहिए, उपरोक्त सभी होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनी के लिए सोल्डरिंग का ज्ञान होना तो ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, विद्युत लाइन की सुरक्षा का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन हमारे पास सही हैं, तो आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। प्राथमिक उपचार के लिए अगर कोई घाव हो तो घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है। सोफ्रामाइसिन, बोरोलीन, बीटाडीन, पेनिसिलिन। तो बीटाडीन का प्रयोग किया जाता है घाव भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीवी की पिक्चर ट्यूब से उत्पन्न होती है, टीवी की पिक्चर ट्यूब से कौन सी रेज उत्पन्न होती है। तो एक्स रेज उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कृत्रिम श्वसन विधि है। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, उपरोक्त सभी। कौन सी इनमें से कृत्रिम श्वसन विधि है। तो ये तीनों ही श्वसन विधियां हैं, कृत्रिम श्वसन विधि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक उपचार का सामान है डिटोल, रुई, गोलपट्टी तीनों ही प्राथमिक उपचार का सामान है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित नहीं है। पहला दिया हुआ है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये हार्ट की जांच के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हॉस्पिटल में काम में लिया जाता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की ही बात करें तो इसकी जो वेव फॉर्म हम देखते हैं तो वो किस पे देखेंगे, कंप्यूटर पे ही देखेंगे, तो ये भी काम में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। तीसरा फैक्स मशीन, जिससे फैक्स भेजा जाता है, जैसे तो ये भी क्या होता है, मैसेज भेजने के लिए या इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए काम में आता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो तीनों की तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, तो ये हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इनसे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित नहीं है, तो ये तो तीनों ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुरक्षा उद्देश्य के लिए यदि आप कई प्रकार के खतरों को बताना चाहते हैं तो आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत सारे खतरों को एक साथ बताना चाह रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो खतरे का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आग का कारण है। विद्युत शॉर्ट परिपथ, लूज कनेक्शन, ओवरलोडिंग तार, उपरोक्त सभी। विद्युत आग किस वजह से लगती है इसमें से, तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है किसी सर्किट में तो विद्युत शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तो आग लग सकती है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। दूसरा लूज कनेक्शन, अगर हमारे कनेक्शन लूज रह जाते हैं तो इसकी वजह से भी कभी कभी आग लग जाती है। तीसरा ओवरलोडिंग, अगर ओवरलोड हो रहा है तार में
तो उस वजह से भी हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों ही कारण हैं आग लगने के, विद्युत आग लगने के। नेक्स्ट अगर देखते हैं, विद्युतीय उपकरणों में अग्निशमन के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया है। तो विद्युतीय उपकरणों की बात की गई है यहाँ पे। अगर सीधा ही अग्निशामक में बात किया जाता तो वहाँ हम फोम भी यूज़ करते हैं, पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कि विद्युतीय उपकरणों में अग्निशामक के लिए अगर विद्युत की वजह से आग लगी है और वहाँ पे अपन को आग बुझानी है, तो उस टाइम पे हम जो अग्निशामक यूज़ करते हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सूखे पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निषेध संकेत के लिए इस्तेमाल होने वाला आकार कौन सा है। तो निषेधात्मक संकेत जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होने वाला जो सिंबल है वो होता है, ये वर्ताकार होते हैं। और अगर इससे पूछ लिया जाए कि जो निषेधात्मक सिंबल्स होते हैं या हम कहें कि संकेत होते हैं, ये वर्ताकार तो होते ही हैं, इसके अलावा लाल रंग का बॉर्डर होता है, जो गोला बना हुआ होता है वो लाल रंग के बॉर्डर का बना होता है। इसके बीच में क्रॉस बार भी होती है, क्रॉस का साइन भी होता है। और अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए निषेधात्मक संकेत के, तो ये सफ़ेद होता है इसका बैकग्राउंड। और जो आकृति बनी हुई होती है, कैसा सिंबल दिया हुआ है कि ये भागने के लिए मना कर रहा है, स्मोकिंग के लिए मना कर रहा है, या पैदल चलने के लिए मना कर रहा है, साइकिलिंग के लिए, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, निषेधात्मक में किस चीज़ के लिए प्रोहिबिशन है, तो वो जो आकृति बनाते हैं वो बनी हुई होती है काले कलर की। बैकग्राउंड सफ़ेद होता है, आकृति काले कलर की बनी होती है, बॉर्डर का रंग होता है वो लाल होता है, और बीच में क्रॉस होता है, और ये सिंबल होते हैं गोलाकार। तो अगर इस क्वेश्चन की यहाँ हम बात करें कि निषेधात्मक संकेत हैं, उनके लिए इस्तेमाल होने वाला आकार कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह आकार में बनाए जाते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह अभी अभी हमने देखा है वर्ताकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर उठाने की गतिशील विधि में पाँव के बीच अंतर होना चाहिए, तो ये 18 इंच का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युतिक केबल्स में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो वैद्युतिक केबल्स में आग लगने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि लूज कनेक्शन की वजह से हो सकता है, अधिक भार की वजह से हो सकता है, और यहाँ एक फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है निम्न धारा वहन क्षमता फ्यूज। अगर हम जो फ्यूज यूज कर रहे हैं उसकी कम धारा को वहन करने की ही क्षमता है, तो इस वजह से भी अगर करंट हमारा ज़्यादा हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने की वहाँ पर डर रहता है और आग लगने की वजह हो सकती है। तो वैद्युतिक केबल में आग लगने के तीनों के तीनों ही कारण है, निम्न धारा वहन क्षमता भी है, अधिभार भी है, मतलब ओवरलोड है, और डिले कनेक्शन भी हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेत, कंबल रेत आदि के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना कहलाता है। तो अगर कंबल रेत डालकर ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर काटकर आग बुझाया जाता है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए है शीतलन, बी है अवरोधन, सी है कंबल डालना, और डी है बुझाना। तो ये हो जाएगा अवरोधन, स्मूथरिंग कहलाता है ये। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया हो तो हमें चाहिए। अगर विद्युत झटका लग गया तो हमें क्या चाहिए, मुख्य स्विच ऑफ करके पीड़ित को अवमुक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, स्वयं को भू संपर्क से पृथकृत रखते हुए पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से अवगत कराना चाहिए, या पीड़ित को स्पर्श न करते हुए उपकरण की शक्ति आपूर्ति केबल से प्लग को हटाना, उपयुक्त में से किसी एक विधि को अपनाना। ये तीनों ही विधियां हैं। अगर किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगा है तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि या तो हम कोशिश करेंगे कि मेन स्विच को ऑफ कर दें अगर पॉसिबल हो तो। अगर ये पॉसिबल ना हो तो हम कोशिश करेंगे अपने आप को बचाते हुए पीड़ित को भू संपर्क से वहाँ से दूर कर लें हम। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि पीड़ित को स्पर्श न करते हुए, अगर हम उसे टच ना करें फिर भी हम उपकरण को शक्ति आपूर्ति केबल, जो केबल जिस केबल की वजह से या जिस कनेक्शन की वजह से उसको झटका लगा है, उस केबल को प्लग टॉप से हम हटाने की कोशिश करेंगे। ये इन तीनों में से कोई भी अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी एक विधि को अपनाना। नेक्स्ट है, अब अग्निशमन के लिए
जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग लिया जा सकता है जबकि आग लगी हो। अगर किस चीज़ में आग लगी हो तब हम जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग करके भी अग्निशामक से आग बुझा सकते हैं। तो ये होगा अगर लकड़ी, कागज़ या वस्त्र में आग लगी हुई हो तो हम जल की फुहार के थ्रू भी अग्निशामक यंत्र से आग बुझा सकते हैं। अग्निशामक यंत्र अलग अलग प्रकार के आते हैं, 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास ये अग्निशामक अगर यंत्र की हम बात करें तो। पहला जो होता है जिसको ए श्रेणी का बोला जाता है, वो उसमें हम पानी डालते हैं और पानी के थ्रू हुई, ये ए श्रेणी का ही है जिसमें अगर लकड़ी, कागज़ या वस्त्र में आग लगी हुई हो तो हम ऐसा अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं जिसमें पानी डालते हैं और उसकी पानी की फुहार से आग बुझा सकते हैं। दूसरा बी श्रेणी का जो अगर अब अग्निशामक यंत्र की बात की जाए तो वो झाग युक्त अग्निशामक यंत्र होता है जिसमें खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थों को हम पानी में मिलाते हैं, उनके मिश्रण को उसके मिश्रण के हम पानी की झाग के थ्रू हम क्या करते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी जाती है इससे। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तीसरे नंबर का जो सी श्रेणी की जो आग बुझाने का जो यंत्र है वो है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इसमें हम शुष्क पाउडर, ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं अग्निशामक यंत्र में चूर्ण मिलाते हैं और उससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई काटने की कोशिश करते हैं। आग बुझाना मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काटना ही होता है एक तरीके से। और चौथे नंबर का जो होता है वो हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। चौथे नंबर का जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और एक हमारे पास 5वें नंबर का होता है जिसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ करते हैं और इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करने वाले को हम हेलोन टाइप आग बुझाने वाला यंत्र भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप के अग्निशामक यंत्र होते हैं। पहले वाला जो पानी से बुझाने वाला है वो किस लिए होता है, लकड़ी, कागज़ या वस्त्र में आग लगी हुई हो तो हम जल की फुहार को प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, इसी में देखो दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन था ए, ये लकड़ी, कागज़, वस्त्र, ये तो हमारे पास श्रेणी एक यूज करके हम मतलब जल की फुहार वाला अग्निशामक यंत्र यूज कर सकते हैं। दूसरा ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ के लिए हम दूसरे नंबर का श्रेणी नंबर बी का यूज करेंगे हम यहाँ पे, और इसके लिए हम झाग युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तीसरा गैस, एलपीजी, सीएनजी, इसका भी हम झाग युक्त से यूज कर सकते हैं या ज़्यादातर हम इसके लिए हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर का या शुष्क पाउडर का यूज करते हैं। तीसरा वैद्युतिक केबल उपकरण, इनके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का ही यूज करते हैं। और जो 5वां हमने टेट्राक्लोराइड पढ़ा था या हेलोन टाइप पढ़ा था, हेलोन टाइप से, टेट्राक्लोराइड से हम हर प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है वहन के लिए आवश्यक है। वहन के लिए क्या क्या जरूरी है, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा तीनों ही जरूरी होते हैं। ईंधन भी, ऑक्सीजन भी और ऊष्मा तीनों ही जरूरी होते हैं। वहन नहीं दहन है ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। तो चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, इससे पहले हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो वो गोलाकार होता था और लाल रंग का बॉर्डर होता था, वो जो गोला बना था वो लाल रंग का बना होता था, क्रॉस बार होती थी बीच में, सफ़ेद रंग का उसका बैकग्राउंड होता था, काली आकृति बनी हुई होती थी। अब दूसरा हमारे पास दूसरे प्रकार का है चेतावनी चिन्ह। जो चेतावनी चिन्ह होते हैं ये त्रिभुजाकार होते हैं, पीली पृष्ठभूमि होती है, मतलब इनका बैकग्राउंड होता है वो पीले रंग का होता है, और जो आकृति बनी होती है वो इसमें भी काले रंग की ही बनी होती है लेकिन बैकग्राउंड पीले रंग का होता है। उसमें बैकग्राउंड हमारे पास वाइट कलर का होता था। तो चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारी भार उठाते समय, अगर हम बहुत ज़्यादा भारी भार उठाते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमारी पीठ है वो आगे की ओर झुकी होनी चाहिए, पीछे की ओर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम भारी भार उठा रहे हैं तो हमारी पीठ कैसे भी नहीं झुकी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में, विद्युत झटके के विरुद्ध सुरक्षात्मक सावधानी के रूप में वैद्युतिक उपकरण का धात्विक घोल भूयोजित होना चाहिए, मतलब अर्थड होना चाहिए। एसी सप्लाई का न्यूट्रल तार भूयोजित होना चाहिए। सप्लाई लाइन का के साथ साथ भूयोजन लाइन स्थापित करनी चाहिए। उपयुक्त सभी कदम उठाने चाहिए। विद्युत झटके से अगर हमें बचना है तो ये सारे ही काम करने चाहिए कि जो वैद्युतिक उपकरण है हमारा, इसका जो धात्विक घोल है उसको हमें अर्थ से
लगाना ही चाहिए। दूसरा, एसी सप्लाई का जो न्यूट्रल तार होता है उसे भी अर्थ करना चाहिए। और अगर हमारी सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन के साथ साथ जो अर्थ लाइन है वो भी होनी ज़रूरी होती है। तो ये तीनों के तीनों ही हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जिससे कि हमें शॉक ना लगे, विद्युत का झटका ना लगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है, कॉम्बिनेशनल प्लायर प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो उसको प्लास भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल प्लायर या प्लास जो होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को पकड़ने और जकड़ने के लिए भी करते हैं। बेलनाकार अगर कुछ वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने जकड़ने के लिए भी किया जाता है। छोटे व्यास के तारों और केबलों को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही काम इसके द्वारा, कॉम्बिनेशनल प्लायर के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर पंच प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच क्यों प्रयोग किया जाता है? ड्रिल बिट को जॉब पर भली भांति बैठाने के हेतु चिन्ह बनाने के लिए, डिवाइडर की भुजा टिकाने हेतु हल्का चिन्ह बनाने के लिए, धात्विक चद्दर पर मार्केट को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे काम करने के लिए हमें सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, दो तांबर चद्दरों को रिवेटिंग द्वारा जोड़ने के लिए प्रयुक्त रिवेटिंग होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई, चाहे तांबर की हो या किसी भी, अगर दो एक जैसी अगर चद्दरें हम लेते हैं, उनकी रिवेटिंग हमें करनी है, तो जो रिविट्स हम काम में लेते हैं वो भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने तांबर की दो चद्दरें ली है, तो जो रिविट्स काम में लेंगे वो भी तांबे की ही होनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगी, तांबर निर्मित रिविट काम में लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, सीट मेटल कार्यशाला में प्रयुक्त धात्विक चद्दरों की मोटाई प्राय कितनी होती है? तो ये जो सीट मेटल कार्यशाला में हम धात्विक चद्दरें काम में लेते हैं, लगभग इनकी जो मोटाई होती है वो 5 mm से कम होती है। लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, धात्विक चद्दरों को काटने के लिए प्रयुक्त औजार है। अगर हम धात्विक चद्दरों को काटना चाहते हैं तो हम स्पिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ट्राई स्क्वायर का आकार व्यक्त किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का आकार हम ब्लेड की लंबाई के लिए, ब्लेड की लंबाई से करते हैं। जो ब्लेड की लंबाई होती है 15, 30 और 45 होती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जो उपलब्ध होती है ट्राई स्क्वायर, वो 15 mm की ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लाउड स्पीकर बॉक्स निर्माण के लिए समय निम्नलिखित में किस कारक को महत्व देना चाहिए? तो लाउड स्पीकर का बॉक्स बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तो बॉक्स बनाने के लिए जो पदार्थ की मोटाई है वो कम से कम 10 mm की हो। बॉक्स का आकार में जितना बड़ा होगा उतना ही उसका रिप्रोडक्शन अच्छा होगा। रिप्रोडक्शन मतलब बार बार उसका काम में लिया जाना, उसकी जो आवृत्ति का रिप्रोडक्शन। अगर हमें लाउड स्पीकर है तो लाउड स्पीकर के लिए हमें तो फ्रिक्वेंसी को बार बार रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी होता है। तो फ्रिक्वेंसी का रिप्रोडक्शन आसानी से होता रहता है इसमें। और तीसरा हमारे पास है, रिप्रोडक्शन साउंड वेव्स जो हैं, पुनरुत्पादित ध्वनि तरंगे जो है, उनके आगमन के लिए छोड़े गए छिद्रों के अतिरिक्त बॉक्स पूर्णतः वायुरुद्ध होना चाहिए। जो छेद हमने छोड़े हैं फ्रीक्वेंसी को बार बार आने के लिए, फ्रीक्वेंसी के रिप्रोडक्शन के लिए, उनके अलावा कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। बाकी कंप्लीटली इसमें से कोई भी वायु का आवागमन नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं, तीनों के तीनों होने जरूरी होते हैं। एक लाउड स्पीकर बॉक्स बनाने के लिए तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए चेसिस बनाते समय निम्नलिखित में किस निर्देश का अनुपालन करना चाहिए? तो चेसिस हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रखरखाव के लिए ही तो बनाते हैं। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन नंबर ए है, चद्दर जंग रहित हो, बिल्कुल होनी चाहिए चद्दर जंग रहित। नेक्स्ट है, चेसिस को कैबिनेट में आसानी से स्थापित किया जा सके और बाहर भी निकाला जा सके। तो हम चेसिस जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि हमें इसको आसानी से अंदर भी रख सकें और बाहर भी रख सकें। तो ये भी ज़रूरी है। चेसिस का भार हल्का, बिल्कुल चेसिस का भार भी हल्का होना चाहिए, आसानी से हम इसको ला ले जा सकते हैं। तो ये तीनों के चार ऊपर वाले तीनों ही उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सभी दस्ती औजारों को, ये बस्ती नहीं है, दस्ती औजारों को बचाना चाहिए। अगर जो भी हम औजार उपकरण हम यूज में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, उन औजारों को बचाने के लिए हमें जंग से बचाना चाहिए। जंग से बचाने के लिए ही हम
इनका यूज करते हैं, धूल से, गर्म मौसम से, शुष्क वायु से। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो भी काम में लेते हैं, जो औजार हम काम में लेते हैं, तो उनको हम जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाना जरूरी होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट है, तेज धार वाले दस्ती औजारों को लोहे पेटी में रखना चाहिए, पृथक पृथक लकड़ी की पेटी में रखना चाहिए, उनकी धार नीचे की ओर करके रखना चाहिए, कपड़े की पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए। तो जो तेज धार वाले दस्ती औजार होते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग लकड़ी की पेटियां होती हैं, उनमें ही रखा होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में भी देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथक पृथक लकड़ी की पेटी में रखना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से निम्न में से कौन सी अपेक्षा नहीं रखी जाती है? औजारों की स्पष्ट पहचान, उपकरणों की ओन अवस्था में मरम्मत, सोल्डरिंग कार्य की दक्षता, स्वयं की सुरक्षा रखना। तो औजारों की पहचान तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को होनी चाहिए, नहीं तो वो काम ही कैसे करेगा। दूसरा, उपकरणों की ओन अवस्था में मरम्मत। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन अगर एक ओन अवस्था में हमारा उपकरण है तो उस कंडीशन में उसकी मरम्मत नहीं कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा, ये हम नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। सोल्डरिंग की दक्षता, अगर सोल्डरिंग की एफिशिएंसी अच्छी होगी, सोल्डरिंग अच्छी होगी, ये तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेनी से एक्सपेक्ट करते ही हैं। और खुद की सुरक्षा रखना भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपकरणों की ओन अवस्था में मरम्मत नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, शरीर के किसी अंग की हड्डी के टूटने की निश्चित स्थिति पता करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है, कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे मशीन काम में ली जाती है। सबको पता होगा लगभग कि एक्सरे जो मशीन है उसी से हम हड्डी टूटने का, क्योंकि ईसीजी जो मशीन है, ईसीजी मशीन इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, ये हार्ट के लिए काम में आती है। अब अगर हमारी हार्ट बीट कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, हार्ट को चेक करने के लिए काम में ली जाती है। ईईजी जो ईईजी मशीन है, ये हमारे ब्रेन के लिए काम में ली जाती है। और एक्सरे मशीन है, ये हड्डियों के लिए काम में ली जाती है, एक्सरे करने के लिए, कि हम पता करने के लिए हड्डियाँ टूटी है कि नहीं टूटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो कथन दिए हुए हैं। पहला है, ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। नहीं, ईसीजी के द्वारा दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है, ना कि ब्रेन की। ईईजी के द्वारा दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है, नहीं। ईईजी के द्वारा तो मस्तिष्क की स्थिति ज्ञात की जाती है और ईसीजी के द्वारा दिल की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो ये दोनों गलत दिए हुए हैं, दोनों कथन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में कारीगर की कार्य में रुचि न होने का कौन सा कारण है? पारिवारिक समस्या, आर्थिक तंगी, झगड़ा होना, ये सभी। अगर एक मैकेनिक काम कर रहा है, एक कारीगर काम कर रहा है लैब में, तो उसकी काम में रुचि नहीं है, ना होने का क्या कारण हो सकता है? पारिवारिक समस्या भी है, बिल्कुल हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, झगड़ा होना भी हो सकता है। तो तीनों के तीनों कारण हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? सफाई करना, चलती मशीन को हाथ से रोकना, मशीन को स्थिर रखना, टूल कटाई के समय प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था कराना। तो सफाई करना तो जरूरी है मशीन की, मशीन को स्थिर भी रख सकते हैं, टूल कटाई के समय प्रयुक्त लाइट होना भी जरूरी है। तो लेकिन हम चलती मशीन को हाथ से नहीं रोक सकते, चलती मशीन को हाथ से कभी नहीं रोकना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चलती मशीन को हाथ से रोकना। नेक्स्ट देखेंगे, टेबल पर कार्य करने वाले व्यक्ति के पैरों के नीचे डैश 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 अवश्य बिछी होनी चाहिए। स्टील की चद्दर, एल्यूमिनियम की चद्दर, रबड़ मैटिंग, ये सभी। अगर हम टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारे पैरों के नीचे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में हम काम कर रहे हैं तो पैरों के नीचे क्या बिछा होना चाहिए? स्टील की चद्दर बिछी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की चद्दर। अगर हम इस पैरों के नीचे क्यों बिछा रहे हैं? करंट से बचने के लिए, कि बाई चांस अगर हमारे पास कनेक्शन कोई भी वजह से हम इक्विपमेंट को हाथ लगा रहे हैं और उसमें करंट आ रहा, तो हम करंट से बचने के लिए तो वहाँ पे रबड़ की मैटिंग होनी चाहिए। स्टील और एल्यूमिनियम में तो करंट फ्लो होता है, तो हमारे पास होनी चाहिए करंट रबड़ की मैटिंग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, दो कथन फिर से दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है, फेज तार को स्विच से नियंत्रित करने के पश्चात ही उसे
विद्युत भार से संयोजित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया है, विद्युत उपकरण को ऑफ करने के लिए इसकी लीड को पकड़कर नहीं, प्लग टॉप को पकड़कर ही सॉकेट से पृथक करना चाहिए। दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने का मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा की निम्न मात्रा, नहीं। विद्युत धारा की तीव्र गति, ये हो सकता है। तीसरा दिया नगण्य विद्युत प्रतिरोधकता, ये भी नहीं। अगर नगण्य विद्युत प्रतिरोधकता है तो ये कोई रीजन नहीं है इसका। अगर विद्युत शॉक लग रहा है इसका मतलब है कि विद्युत धारा तीव्र गति से आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, न्यूट्रल तार पर, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो फ्यूज को हमेशा फेज तार से ही कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि करंट फेज से ही देखते हैं। नेक्स्ट, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? उपकरण स्विच ऑफ करना, उपकरण स्विच ऑफ करना, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना। मेन स्विच तो ऑन ही है, तो ये हो जाएगा, अगर उपकरण की सप्लाई बंद करो या उपकरण का इनपुट बंद करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन स्विच को ही ऑफ कर दो। नेक्स्ट हो जाएगा, चेतावनी संकेतों का आकार होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, चेतावनी संकेत हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, इनकी पृष्ठभूमि होती है वो पीली, मतलब बैकग्राउंड पीले रंग का होता है, येलो होता है, और इनकी जो आकृति बनी हुई होती है वो काले रंग की होती है। चेतावनी जिनकी अगर बात कीजिए तो कौन कौन से होते हैं, जैसे रिस्क ऑफ फायर हो गया, कि आग का भय है, यहाँ पे जहाँ जाने से हम देखते हैं कि आग का भय है, यहाँ मत नहीं जाना चाहिए। बिजली के झटके का भय हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क हो गया। विषैला पदार्थ हो गया, विस्फोटक पदार्थ का भय हो गया। तो ये सारे जो चेतावनी सिंबल्स होते हैं, लेजर बीम्स हो गई, इस तरीके के जो सिंबल्स लगे होते हैं हम देखते हैं कहीं पे, तो वो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, चेतावनी संकेतों का आकार कैसा हो जाएगा, तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में कौन से सुरक्षा संकेत सेफ्टी सिंबल को दर्शाया गया है? एक हमें सिंबल दिया हुआ है, ये कैसा सिंबल दिया हुआ है? तो हमारे पास ये जो सेफ्टी सिंबल होते हैं, सुरक्षा संकेत होते हैं, वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत और सूचनात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत हैं जो मना करने के लिए होते हैं, कि यहाँ जैसे डू नॉट रन, दौड़ो मत, नो स्मोकिंग, स्मोक मत करो। तो इस तरीके के जो होते हैं वो निषेधात्मक हो गए। इसके अलावा मैंडेटरी या अनिवार्य जो होते हैं वो हो गए कि वियर आइज प्रोटेक्शन, की चश्मा पहनना यहाँ अनिवार्य है, ईयरफोन लगाने यहाँ अनिवार्य है, ग्लव्स पहनने अनिवार्य है, उसके वियर हेड प्रोटेक्शन अनिवार्य है, जूते पहनने अनिवार्य है, बेल्ट लगाना अनिवार्य है, हाथ धोना अनिवार्य। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं मैंडेटरी सिंबल्स। चेतावनी चिन्ह हो गए, जैसे आग का रिस्क, जैसे अभी मैंने बताया था, रिस्क ऑफ फायर हो गया, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, टॉक्सिक हैजार्ड हो गया, ये सारे आते हैं चेतावनी चिन्ह में। अगर सूचनात्मक या इन्फॉर्मेशन सिंबल्स की बात की जाए तो फर्स्ट एड पॉइंट हो गया, इमरजेंसी डोर हो गया, इमरजेंसी फ़ोन हो गया, वेटिंग प्लेस हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं वो सूचनात्मक में आते हैं। अब हमें एक सिंबल दिया हुआ है, और ये सिंबल हमें क्या बता रहा है कि वियर हैंड प्रोटेक्शन का सिंबल है, कि हमें हाथों के प्रोटेक्शन के लिए दस्ताने पहनने ज़रूरी है। हम लैब में काम करने के लिए जाते हैं तो दस्ताने पहनने ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये जो सिंबल है वो किस में आता है इन चारों में से, कि निषेधात्मक है, मैंडेटरी है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेशन है? तो ये आता है मैंडेटरी अनिवार्य सिंबल में। लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है निषेधात्मक, सकारात्मक, सचेतक, सूचनात्मक। तो मैंडेटरी को दे नहीं रखा, मैंडेटरी कौन सा होता है, सकारात्मक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी। तो अगर आपको मैंडेटरी अनिवार्य ना लिख के सकारात्मक लिखा होता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना, ये हमारा अनिवार्य ही होता है।
नेक्स्ट दिया हुआ है सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो सूचनात्मक इंफॉर्मेशन सिंबल्स जो अभी अभी मैंने बताया था, जैसे फर्स्ट एड किट हो गया, इमरजेंसी डोर हो गया, इमरजेंसी फ़ोन हो गया, वेटिंग प्लेस हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं वो सूचनात्मक सिंबल की सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या हो सकता, क्या किस चीज़ का, उस चीज़ के बारे में जानकारी दी हुई होती है। तो इनके बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन इनमें से सही है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सूचनात्मक जो संकेत होते हैं ये वर्गाकार होते हैं, इनकी हरी पृष्ठभूमि होती है और सफ़ेद रंग की आकृति होती है। लेकिन कभी कभार सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि भी होती है और लाल रंग की आकृति भी बनी होती है। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है उस पर लाल रंग की आकृति बनी हुई होगी। नहीं तो हमारे पास नॉर्मली हम देखें तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि निषेधात्मक चिन्ह की होती है, लेकिन उनकी जो आकृति बनी होती है वो काले रंग की बनी हुई होती है। लेकिन अगर सफ़ेद पृष्ठभूमि पे लाल कलर की आकृति बनी है तो वो सूचनात्मक चिन्ह भी हो सकता है। तो नॉर्मल मैक्सिमम टाइम आपको पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड है वो हरे रंग का ही मिलेगा और सफ़ेद रंग की आकृति मिलेगी आपको इसमें सूचनात्मक चिन्ह में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, हरी होती है और अक्षर या आकृति जो मिलेगी आपको वो मिलेगी सफ़ेद। नेक्स्ट देखते हैं, डैश 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 संकेत लाल रंग के बॉर्डर एवं क्रॉस बार के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से बनाया गया है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति से, ध्यान रखना, और लाल रंग का बॉर्डर है, क्रॉस बार है बीच में से। तो क्रॉस बार लिखते ही हमें सीधा याद रखना है निषेधात्मक संकेत। मैंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, निषेधात्मक संकेत होते हैं वृत्ताकार होते हैं, लाल रंग का बॉर्डर होता है, क्रॉस बार होती है, सफ़ेद कलर का बैकग्राउंड होता है, काली आकृति बनी हुई होती है। तो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, निषेधात्मक। नेक्स्ट, निम्न सूचना चिन्हों में से आवश्यक चिन्ह का उदाहरण कौन सा है। आवश्यक या अनिवार्य जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उसका कौन सा हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था हैंडवेयर सुरक्षा का हमें दिया हुआ था, ये हैंडवेयर सुरक्षा का ऑप्शन किस में था, यही तो था, सकारात्मक लिखा हुआ था वहाँ। सकारात्मक हो सकता है, आवश्यक हो सकता है, अनिवार्य हो सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना इनमें आपको, ये सब एक ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडवेयर सुरक्षा, हैंडवेयर सुरक्षा। अब इसमें 3 और ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। विद्युत झटके का खतरा, अगर विद्युत झटके का खतरा, तो खतरा क्या है, ये एक चेतावनी देता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ये चेतावनी चिन्ह है। क्रोसीन पदार्थ, क्रोसीन पदार्थ है, ये भी हमारा इसी में आ जाता है। नेक्स्ट, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध मतलब मना करना किसी चीज़ के लिए, तो ये निषेधात्मक हो जाएगा। वियर हैंड सुरक्षा, ये हमारा अनिवार्य में आ जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को इंगित करता है। इनमें से 415 वोल्ट का खतरा दिखा रहा है हमें, तो ये किसको बता रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा चेतावनी चिन्ह। वैसे भी हमने देखा था टॉक्सिक हजार्ड भी इसमें आता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक भी इसमें आता है, तो ये रिस्क वाले जितने भी हैं फैक्टर, ये सारे इसी में आ जाते हैं चेतावनी चिन्ह में। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में चेतावनी चिन्ह दर्शाया गया है, कौन सा संकेत खतरे की संभावना को बताता है। तो जहाँ कहीं पे भी हम देखते हैं, कहीं रोड पे भी बना हुआ होता है ये सिंबल कि यहाँ खतरा हो सकता है, रिस्क ऑफ डेंजर, या कहीं जहाँ बहुत आप अगर हाई वोल्टेज वाली जगहों पे गए हो तो वहाँ पे भी रिस्क ऑफ डेंजर लिखा का सिंबल बना हुआ होता है। तो रिस्क ऑफ डेंजर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है कि एक ट्रायंगल बना होता है, त्रिभुज बना होता है, उसमें एक डंडी सी खींची हुई है और उसके नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा हुआ है, ये हमारे पास होता है खतरे की संभावना, रिस्क ऑफ डेंजर। नेक्स्ट देखते हैं, श्रावण सुरक्षा पहनने के लिए कौन सा आवश्यक चिन्ह है, कि सुनने के लिए सुरक्षा, कानों की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो ये 4 सिंबल दिए हुए हैं हमारे पास, एक ये और ये, तो इनमें से कौन सा है। तो देखो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये कानों की नहीं, हेड की सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास ये दिया हुआ है कानों की सुरक्षा के लिए, ईयरफोन के लिए, ईयर प्रोटेक्शन के लिए। तीसरा हमारे पास दिया हुआ है पैरों की सुरक्षा के लिए। चौथा हमारे पास दिया हुआ है सेफ्टी हार्डनेस बेल्ट के लिए दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दे रखा है, धूम्रपान निषेध को दर्शाने के लिए किस प्रकार की आकृति का
उपयोग होता है। तो हमने देखा था धूम्रपान निषेध किस में आ रहा था, निषेधात्मक संकेत में आ रहा था। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था निषेधात्मक चिन्ह था नो स्मोकिंग, डू नॉट रन, नो नेक फ्लैम, नो साइकिलिंग प्रोहिबिशन। ये सारे किस में आ जाते हैं, निषेधात्मक में आ जाते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और निषेधात्मक चिन्ह कैसा होता था, ये वर्ताकार होता था, लाल कलर की इसकी बॉडी होती थी, क्रॉस बार होती थी, सफ़ेद बैकग्राउंड था, काली आकृति थी। आई थिंक याद हो गया, काफ़ी बार मैंने रिवाइज कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तीय। इसमें गलती से दिया हुआ वर्गाकार नहीं होता ये। नेक्स्ट दिया हुआ है निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंग है। निषेध चिन्ह को दर्शाने के लिए थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था लाल बॉर्डर होता है, क्रॉस बार होती है, काला संकेत होता है, आकृति होती है और सफ़ेद पृष्ठभूमि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने काफ़ी बार देख लिया अब तो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, एक पहले सुरक्षात्मक चिन्ह दिए हुए हैं और दूसरे में हमें दे रखा है रंग, पृष्ठभूमि दी हुई है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं उनकी पृष्ठभूमि कैसी होती है। तो निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है, बहुत देर से बता रही हूँ मैं, व्हाइट कलर की। कैसी होती है, निषेधात्मक की होती है सफ़ेद। अनिवार्य की कैसी होती है, अनिवार्य की जो पृष्ठभूमि होती है वो नीली होती है, सकारात्मक भी दिया हुआ हो सकता है कभी। सचेतक या जो चेतावनी चिन्ह होते हैं, चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है वो पीली होती है, चेतावनी चिन्ह की पीली होती है। और सूचनात्मक की मैंने आपको बताया था हरे रंग की होती है, और इसके ऊपर जो अक्षर लिखे हुए होते हैं वो सफ़ेद कलर में, या आकृति बनी होती है वो सफ़ेद रंग में बनी हुई होती है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे प्रदर्शित संकेत, एक सिंबल दिया हुआ है और ये सिंबल देख के हमें बताना है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल है, विद्युत झटके का, कि जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है वहाँ पे ये सिंबल बना हुआ होता है। अगर आप कभी पावर हाउस वगैरह में गए तो देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा निषेध चिन्ह से संबंधित नहीं है। धूम्रपान व खुली आग, धूम्रपान और खुली आग ये निषेधात्मक चिन्ह ही आते हैं, दोनों के दोनों। पैदल चलने के लिए मना करना, ये भी निषेधात्मक है। नेत्र सुरक्षा का प्रयोग, ये अनिवार्य में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ईयर, कानों के प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, ये जितनी भी प्रोटेक्शन आते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, मैंडेटरी सिंबल्स में, अनिवार्य संकेत में आ जाते हैं। और इनमें से कोई भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, नेत्र सुरक्षा का प्रयोग हम किसमें करते हैं, मैंडेटरी में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अधिक रक्त बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या होना चाहिए। जख्म पर दबाव लगाएं, जख्मी से सीधा संपर्क नहीं करें, जख्मी से स्वच्छ पैड व बैंडेड लगाएं, जख्मी पर ड्रेसिंग करें। तो सबसे जल्दी क्या हो सकता है, हालांकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे जल्दी जो हो सकता है वो है कि जहाँ जख्म हुआ है उसके ऊपर उसको हम दबाव लगाएं ताकि खून बहना बंद हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, जीवित लाइन से संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो पहला कदम यही होना चाहिए कि जीवित लाइन से उस इंसान को अलग कर दें हम। तो अगर जिस लाइन में करंट आ रहा है और उसके टच में आ गया कोई बंदा, तो सबसे पहली कोशिश हमारी होगी हम उस बंदे को दूर कर दें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पीड़ित व्यक्ति के घाव से खून रिस रहा हो तब आसूत जल में क्या मिलाकर लगाना चाहिए, क्या, तो फिटकड़ी घोलकर लगा देनी चाहिए। फिनाइल नहीं लगानी चाहिए, ना ही फोम ना ही तेल, तो फिटकड़ी घोलकर लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कृत्रिम श्वास देने की निम्न में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है। तो सबसे अच्छी है मुँह से मुँह में हवा भरना। ये सारी की सारी हैं वैसे तो, लेकिन सबसे अच्छी पूछा है हमसे, तो मुँह से मुँह में हवा भरना इससे। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है। तो ये सिल्वेस्टर विधि में लगाया जाता है। सेफर विधि में तो सीधा लिटाया जाता है, सिल्वेस्टर विधि में उसको सेफर विधि में उल्टा लिटाया जाता है पीड़ित को, और सिल्वेस्टर विधि में सीधा पीठ के बल लिटाते हैं और उसकी कमर के नीचे एक तकिया लगाते हैं और फिर उसके हाथों को आधी मुट्ठी बंद करके उसको ऐसे सीधा छाती पे लगाते हैं और फिर उनको सिर से ऊपर, और जो बंदा ये प्रक्रिया कर रहा होता है वो उसके सिर के पास बैठता है। नेक्स्ट देखते हैं, पीड़ित व्यक्ति की छाती या पेट पर फफोले पड़ने की स्थिति में उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के पास बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए, सिर के पास बैठना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अभी भी मैंने बताया। नेक्स्ट हो जाएगा, छाती या पेट में जख्म या जलने में पुनः होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वास की
विधि का नाम बताइए। तो कौन सी विधि है? मुँह से मुँह विधि। ये सबसे अच्छी विधि है, हालांकि सेपर विधि भी है और ये दोनों विधियां भी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी विधि मुँह से मुँह विधि है कि इससे आसानी से जो पीड़ित है उसको सांस आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आग मिश्रण है। आग किस किस का मिश्रण है? तो ईंधन हवा तापक्रम नहीं है, ईंधन कार्बन तेल इसका भी नहीं है, तेल हवा कागज ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये तो इनमें चारों ही नहीं है। आग अगर हम देखा जाए तो ये तीनों ही नहीं है। आग के जो मिश्रण है वो ईंधन कार्बन ईंधन ऑक्सीजन और उष्मा का मिश्रण है। तो इसमें तीनों में ही नहीं, चारों में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास श्रेणी बी, अग्नि को बुझाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है वो जल के द्वारा बुझाते हैं, दूसरी श्रेणी में झाग विधि द्वारा, श्रेणी डी में हम पाउडर के द्वारा या शुष्क पाउडर के द्वारा, श्रेणी डी में हम उसके कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और नेक्स्ट हमारे पास एक और आती है जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास श्रेणी बी की बात कर रहे हैं, तो बी में हम झाग यंत्र का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झाग वाले यंत्र का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना पानी वाले का ना शीतल जल का, झाग वाले का करते हैं कि पानी में हम थोड़ा सा या साबुन या खनिज तेल का यूज़ करते हैं जिससे कि झाग बन जाते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है निम्न में से श्रेणी डी की आग में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? श्रेणी डी मैग्नीशियम, जिंक आदि रासायनिक पदार्थ, द्रवित गैस, पेट्रोलियम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ना ही तो द्रवित गैस है डी में, ना पेट्रोलियम है उपरोक्त। तो क्या हो जाएगा इसमें? हमारे पास मैग्नीशियम, जिंक आदि रासायनिक पदार्थ हैं। मैक्सिमम टाइम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें मैग्नीशियम और जिंक का आदि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पानी के द्वारा सफलतापूर्वक किस वर्ग की आग को बुझाया जा सकता है? तो पानी के द्वारा वर्ग ए की आग को बुझाया जा सकता है, दूसरा झाग के द्वारा, तीसरा शुष्क पाउडर के द्वारा और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आग लगाने का कारण नहीं है? आग लगने का कारण नहीं है विद्युत परिपथ को अतिभार पर प्रयोग में लाना, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, तापन यंत्रों का असावधानी पूर्वक प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे ही हैं। अगर विद्युत तार पे अपन लोड ज़्यादा कर दिया तो भी आग लग सकती है। फ्यूज तार को में अगर फ्यूज तार के रूप में बहुत ज़्यादा पतले तार का प्रयोग करना, ये कोई कारण नहीं है इसका। और ये हो जाएगा विद्युत परिपथ को अधिक बार प्रयोग करने पे तो आग लग सकती है, लेकिन फ्यूज तार में तो पतला ही तार यूज करते हैं हम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया था कारण नहीं है, तो ये कारण नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। जो चित्र दिया हुआ है गैस के लिए, तो ये जो श्रेणी दे रखी है कौन सी श्रेणी है? तो ये हो जाएगा गैस के लिए हमारी श्रेणी नंबर 3 थी, जिसको इसको बुझाने के लिए हम जो हमारा अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं? शुष्क पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग। तो सबसे उपयुक्त तो अगर हम देखा जाए तो सब में ही देख लेना चाहिए। कार्बन टेट्राहाइड CTC जिसको बोलते हैं टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र है। इससे सभी प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ होता तो उससे भी हम श्रेणी डी की आग को बुझा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर CTC दिया हुआ तो ये तो सबसे बेस्ट अग्निशामक यंत्र है। नेक्स्ट हो जाएगा ईंधन की आकृति के आधार पर आग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए। तो लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये तो पहली श्रेणी के ही आ गए, लकड़ी, कपड़ा और कागज। तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगी श्रेणी नंबर ए। तो ये हो जाएगा श्रेणी नंबर ए। तो किस प्रकार की आग में फोम व शुष्क पाउडर अग्निशामक का उपयोग हो सकता है? तो किस प्रकार की शुष्क पाउडर का प्रयोग किसमें हो रहा था? फोम व शुष्क पाउडर का प्रयोग भी हो सकता है किस प्रकार के? तो ये हो जाएगा सी, बी नहीं होगा। ये ए में हमारे पास था पानी का, बी में हमारे पास था झाग वाला, सी हमारे पास था शुष्क पाउडर वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी। ये बी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार
के टाइप आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युतीय आग को बुझाने के लिए हमारे पास जो होता है वो हेलोन टाइप तो वैसे सबके लिए ही होता है, लेकिन सबसे बेस्ट ज़्यादातर हम इसी के लिए यूज़ करते हैं। बाकी तो नॉर्मल भी यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि वो सस्ते भी पड़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया हुआ है, लकड़ी कागज आदि पदार्थों से लगी को वर्ग ए में रखा गया है। हाँ, ये वर्ग ए में ही रखा गया है। दूसरा दिया हुआ है, वर्ग ए की आग पानी से बुझा जा सकती है। दोनों ही कथन सही है यहाँ पे, तो ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युतीय आधारित आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत आधारित आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? हेलोन टाइप का कर सकते हैं। सीटीसी और हेलोन तो एक ही हो गए, वैसे यहाँ दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन सीटीसी को ही हेलोन टाइप बोलते हैं। और झाग वाले से इससे नहीं बुझा सकते हैं हम। शुष्क पाउडर टाइप आग बुझाने वाला यंत्र, इससे भी हम बुझा सकते हैं, लेकिन झाग टाइप वाले का तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, एलपीजी गैस द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये शुष्क पाउडर वाला किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हेलोन टाइप अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो हेलोन टाइप बुझाने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीटीसी को ही हेलोन बोलते हैं। सीटीसी वाला अग्नि बुझाने वाला यंत्र है, इसी को हेलोन टाइप कहा जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स देखने के लिए। और अगर आपको रिवीजन करना हो तो इसी का आपको खबरी ऐप पे ऑडियो मिल जाएगा। तो ये पूरा जो वीडियो में था, ये सारे क्वेश्चन ऑडियो में कुछ ही टाइम में आपको रिवीजन के लिए अगर देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स का ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ क्वेश्चन सही गलत भी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सुधार करना चाहते हो तो भी बताएं। थैंक यू सो मच।